बीएसपी पार्टी को भीम आर्मी में क्यों ज्वाइनिंग की? जिस तरीके से हमारे करोड़ों दलितों पिछड़ों वंचितों के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसी आम जैसी घटनाएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो ये नेताओं के कारण हो रही हैं। अगर इसको अगर किसी ने अगर खत्म करने का काम किया है, अगर इसकी लड़ाई लड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो नगीना से लोकप्रिय सांसद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आप सभी के लोकप्रिय नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद से लेकर क्षेत्र से लेकर के संसद के अंदर हमारे दलितों की आवाज को उठाने का काम किया है। कि आप बीएसपी को छोड़कर एएसपी में आए तो बीएसपी वाले आपसे नाराज नहीं होंगे? बहन जी ने अपनी उम्र में सारी आवाज़ों को उठाने का काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहन जी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि बहन जी हमारी आदर्श लीडर नेता हैं। मैं उन्हें अपना बुआ जी के नाम से सम्मानित करता हूँ। बहन जी ने अपने समय पर अच्छा कार्य किया, लेकिन माननीय बहन जी मिशन से भटक चुकी हैं। की कमी है, बीएसपी में अगर दलितों के ऊपर कोई शोषण होता है उनके नेता समय से नहीं पहुँचते हैं, इसलिए समाज में फूटन पड़ी रखी है। अगर भीम आर्मी और बीएसपी एक हो गई भविष्य में कभी तो क्या होगा? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद और माननीय बहन जी अगर एक होते हैं तो हम सब एक हैं, पूरा बहुजन समाज बड़े तादाद में एक रहेगा। सरकार बन जाएगी। सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो बहन जी ने सोचा नहीं होगा 2027 में 2007 का इतिहास दोहराने का काम करेंगे हम लोग। बीजेपी हट जाएगी। बीजेपी, हम ये कह रहे हैं, उसका नामा निशान खत्म किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के ओवैसी और चंद्रशेखर भाई और मायावती जी अगर ये तीनों एक हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रणनीति में, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं बचा मेरे। क्यों नहीं बचा? कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी हटे। इसलिए मैं सभी बहुजन नेताओं से कहते हैं, अगर आने वाली पीढ़ियों का अगर वर्चस्व बचाना है और उन्हें जिंदा रखना है तो सारे नेता एकजुट होकर के, बहन जी भी एकजुट होकर के, चंद्रशेखर भी एकजुट होकर के और तमाम दल हैं वो भी एकजुट होकर के इस देश की राजनीति को बचाने का काम करें, इस देश के बहुजनों के अधिकार को बचाने का काम करें, इस देश के महापुरुषों का इतिहास बचाने का काम करें, इस देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों पर हुए शोषण अत्याचार को बचाने का काम करें। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह सूद्र, आप लोग देख रहे हैं यूपी लाइव। साथियों, आज मैं आया हुआ हूं आगरा के अंदर, जाने माने चेहरा सम्राट देवेश बौद्ध, आप लोग इन्हें जानते होंगे भली भांति। और साथियों, ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से बहुत ही शांति माहौल से कार्य कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं बीएसपी पार्टी को भीम आर्मी में क्यों ज्वाइनिंग की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं यूपी लाइव में मेरे भाई सोनू सूद्र द्वारा जो इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस इंटरव्यू में भाई ने एक बात रखी है कि बीएसपी को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी में क्यों आए हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, करोड़ों दलितों पिछड़ों वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश के अंदर जन्म लिया। उसी प्रकार से हमारे बहुजनों के राजनीतिक नेता मानवर काशीराम साहब ने जन्म लिया। उसके बाद माननीय बहन जी ने जन्म लिया। आज देखा जा रहा है कि पूरे बुरे हाल में जिस तरीके से हमारे करोड़ों दलितों पिछड़ों वंचितों के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसी आम जैसी घटनाएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो ये नेताओं के कारण हो रही हैं। अगर इसको अगर किसी ने अगर ख़त्म करने का काम किया है, अगर इसकी लड़ाई लड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो नगीना से लोकप्रिय सांसद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आप सभी के लोकप्रिय नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद से लेकर क्षेत्र से लेकर के संसद के अंदर हमारे दलितों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। साथियों, भाई ने कईयों मुकदमे झेले हैं और आज भी झेल रहे हैं। जेल जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, शोषण भी झेलते। तमाम लोग उन पे दिन प्रतिदिन आरोप लगाते, कोई दलाल बोलता है, कोई किसी का एजेंट बोलता है, किसी को बी पार्टी का प्रयोग करता है। पर भाई चंद्रशेखर आजाद सारी गतिविधियों को छोड़ करके सिर्फ अपनी पार्टी और संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों को सिर्फ यही फोकस देते हैं कि आने वाले समय पर हमें सन 2026 में अपने जिला पंचायत सदस्यों को मजबूत करना है और आज़ाद समाज पार्टी को 2027 में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का काम हम सभी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और सभी राजनीतिक दल भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा उठ जाता है कि आप बीएसपी को छोड़कर एएसपी में आए तो बीएसपी वाले आपसे नाराज़ नहीं होंगे? देखिए, बीएसपी हमारे महापुरुषों की पार्टी है, मिशन नहीं बल्कि एक पार्टी है और मिशन भी है साथ साथ में। बीएसपी में मैंने नहीं, मेरे फ़र्कों ने भी काम किया, मैंने भी काम किया। बीएसपी में काम करने का हमारा सिर्फ ये था कि बहन जी हमारे दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ बन करके उन्हें उठाने का काम करेंगी, उन्हें न्याय दिलाने का काम। बहन जी ने अपनी उम्र में सारी आवाज़ों को उठाने का काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहन जी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि बहन जी हमारी आदर्श लीडर नेता हैं। मैं उन्हें अपना बुआ जी के नाम से सम्मानित करता हूं और देश के सम्मान के तौर पर उन्हें बहन जी के नाम से सम्मानित करता हूं। बहन जी ने अपने समय पर अच्छा कार्य किया। बीएसपी से एएसपी में आने का मेरा मुख्य कारण ये था कि आने वाले समय पर 2026 में जो जिला पंचायत चुनाव हैं, इसको लेकर के एक गरीब मजदूर का बेटा, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं सम्राट देवेश बौद्ध हूँ। मैंने बीएसपी में भी काफ़ी समय काम किया और कर रहा था।
पर मैंने सिर्फ अपनी एक बात रखी थी, हमारे यहाँ एक सुरक्षित सीट है 47 नंबर वार्ड, जिस पर 26,000 के लमसम जाटवों का वोट है और बाकी अन्य जातियों का वोट है। उस पर हमने सिर्फ अपनी भागीदारी सामान्य सीट पर अपने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, माननीय जिलाध्यक्ष, तमाम अपने विधानसभा के लोगों को इस बात को रखा कि मैं इस सीट से गरीब मजदूर बनकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, जिससे हमारे समाज में शोषण अत्याचार होता है। जो हमारे समाज में जिला पंचायत बन नहीं पाए हैं, जो अन्य समाज के लोग जिला पंचायत सदस्य बन करके जाते हैं पार्टी से, वो हमारे समाज में लौट करके वापस नहीं आते हैं, उनमें काम नहीं कराते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं। क्या उनका नाली, खरंजे, रोड, तमाम ऐसी समस्याएं पैदा पड़ी हैं, स्कूल में भी हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, लोग इग्नोर करते हैं सिर्फ पार्टी का वोट लेने के लिए। हम सभी लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं। हर साल कार्य योजना बनती है, फिर ये काम क्यों नहीं करते ये नेता लोग वोट लेने के बाद? देखिए, नेता लोग सिर्फ समय समय पर वोट मांगने आते हैं और समय समय पर वो ये कहते हैं कि हमने बीएसपी को पैसा दिया, बीएसपी को पैसा देने के बाद अब हम अपनी भरपाई करेंगे। सोनू जी, जब वो चुनाव के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो जब वो उनकी सदस्यता बिकती है, जिला पंचायत सदस्य चुनाव जब जीतने के बाद जो वो बिकते हैं, तो वो सिर्फ अपनी भरपाई करते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरा जो पैसा खर्च हुआ है हम उसको पैसा करें। ये बीएसपी में तमाम राजनीतिक दल पार्टियों में है। पर मैं अपनी बात रखूं, ना तो मुझे घर बनाना है और ना ही मुझे खेती ज़मीन जायदाद खरीदनी है। अगर मुझे मेरी जनता 47 वार्ड से अगर मुझे जिता करके आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अगर जिता करके भेजेगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मीडिया के माध्यम से यूपी लाइव में कि मैं हर प्रकार से जो हमारे समस्या हैं, नाले हैं, खरंजरे हैं, रोडें हैं, किसी बहन बेटी की शादी में जाना आना, तमाम ऐसी समस्याएं जुटी हैं, शिक्षा की, वृद्धा पेंशन, तमाम हमारी माता बहनों की जो समस्या हैं, उनको मैं बड़े एक बेटा के रूप में, सेवक के रूप में उनके पास जाऊंगा, उनकी समस्या सुनूंगा और उनके कार्यों को हमेशा कार्य पूरा करने का काम करूंगा। तो क्या लगता है आपको आज़ाद समाज पार्टी से 47 वार्ड नंबर से चिन्हित सीट मिलेगी? जी बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे अपना भाई समझा है, भाई समझ करके मुझे कहा है कि आप उस पर तैयारी करिएगा। आपको हर संभव अगर ऐसी या सामान्य सीट आती है, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, हर संभव लड़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और तन मन धन से मैं खुद स्वयं आकर के 47 वार्ड में अपनी जनता जनादर से अपील करूंगा कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को, सम्राट देवेश बौद्ध को एक एक वोट दे करके सभी माता बहना, बुजुर्ग, युवा साथी और जो भी हमारे तमाम सामान्य वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उनसे सभी से अपील करेंगे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुझे वोट मिले, वोट मिलने के बाद मुझे सपोर्ट भी मिलेगा और मैं जीत करके जब जाऊंगा तो अपनी सभी की आवाज़ को सुनने का काम करूंगा। ये जो मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को एक महारैली का आयोजन चंद्रशेखर भाई ने रखा है, इस मुद्दे पर क्या विचार है? देखिए, मैं अपने सभी बहुजन समाज के दबे कुचले शोषित वंचित लोगों से सिर्फ यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में तमाम नेताओं ने उत्पत्ति ली। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर 26 नवंबर को जो मुजफ्फर के अंदर ऐलान किया है, ये सिर्फ मुजफ्फरनगर में इसलिए ऐलान किया गया है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि 9 अक्टूबर माननीय बहन जी ने जो नखड़ों के अंदर महारैली का आंदोलन किया था, जनसभा को संबोधित किया था, उसमें कुछ समाज और कुछ बहुजन समाज के लोग असंतुष्ट हैं बहन जी के भाषणों को सुनकर के, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और आज भी कर रही हैं। इसलिए सब लोगों ने ये कहा कि उभरता हुआ नेता को देखना चाहता हूं। जो उभरता नेता अगर कोई है बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और हमेशा लड़ते आ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 26 नवंबर को पूरे दल के साथ अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को और बहुजन समाज की सभी माता बहना बुजुर्गों से सिर्फ हाथ जोड़ के अपील की है, उनके चरण कबंध से अपील की है, कहा कि आप आएँ और इसमें भागीदारी निभाएं और अपने भाई, अपने बेटे चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करने का काम करें। हम सब लोग जब जाएंगे भाई की रैली में, भाई को सुनेंगे, भाई की बातें सुनेंगे, भाई जो 2026 में 2027 के लिए निर्देश करेंगे, हम उस पर खड़े उतरेंगे। क्या लगता है रैली विशाल रैली होने जा रही है, क्या नॉर्मल रैली होगी? देखिए, नॉर्मल तो आज तक वही नहीं है। नेपाल के अंदर देख लीजिए, करोड़ों की जनसंख्या में हमारे भाई
तमाम पहुँचे थे जहाँ उन्हें चेतावनी देने का काम किया गया। और मुजफ्फर के अंदर नहीं, रैली नहीं, महारेला होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि आप पहुँचें और भाई को सुने और भाई को देखें वहाँ। समाज में क्या संदेश जाएगा इस रैली से? देखिए, समाज में संदेश भाई के जो निर्देश होंगे कि गांव-गांव जाओ, गांव-गांव चलो, पग-पग चलो, पग-पग चलो, सभी लोग एक साथ जुट चलो और प्रत्येक मतदान के चलो वोटरों बूथ बाई बूथ के ओर चलना है। प्रत्येक को बताना है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का अगर कोई चिन्ह है तो वो केतली वाला बटन है, हम उसको दबाएंगे। 2027 में भाई को सीएम बनाने का काम करेंगे। चाहे कोई भी कितना भी हमें भ्रमित करे, फिर भी हम अपने भाई से भ्रमित नहीं होंगे। अपने भाई को तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और आगे तक उन्हें बड़ा देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो एक काफ़ी लंबे समय से एक मुद्दा चल रहा है कि रोहिणी घाबरी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर आरोप पे आरोप लगाती रहती हैं, तो इस मामले में क्या कहना है? देखिए, जो रोहिणी घाबरी एक वाल्मीकि समाज से हमारी बहन आती हैं, उन बहनों द्वारा, उस बहन द्वारा एक भाई के ऊपर शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतः गलत हैं। क्योंकि भाई हमारे दलितों, पिछड़ों, वंचितों में, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों में तमाम बहनें एक से एक ठीक ठाक बहनें हैं जो शिक्षा की ओर हैं। भाई के साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाती हैं, भाई के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तारीफ़ें करती हैं, भाई के साथ रील भी बनाती हैं। जब उन बहनों के साथ भाई ने किसी भी प्रकार से अपनी निगाह टेढ़ी करके उन्हें गंदे तन से नहीं देखा, तो एक बहन रोहिणी घाबरी को क्यों देखेंगे? क्योंकि हमेशा बहन रोहिणी घाबरी ने जो उनकी व्यक्तिगत बात होगी, क्या उनका क्या रहा है, पर इस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई अगर इस प्रकार के होते तो समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि वो उनकी साथ ही रहते। अगर साथ रहना है तो उनके लिए ये गलत है। क्योंकि बहन को सोचना चाहिए, अगर बहन वाल्मीकि समाज से हैं तो भाई चंद्रशेखर जाटव समाज से हैं। अगर वाल्मीकि समाज की अगर किसी ने लड़ाई उठाई है हाथरस के अंदर, मनीषा वाल्मीकि, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाई है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और आज भी परिवार के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का उनको आह्वान करते हैं, फिर उन्हें हर तरीके से मदद मिलती है। बहन इस प्रकार से ना सोचो, क्यों बड़े तादाद में बहन जी का विरोध करने पर भी रोहिणी घाबरी का इतना विरोध किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम फ़ोटो वायरल जैसे उन्होंने डाले हैं, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा वाल्मीकि समाज पे। आज भी बड़े तादाद में पूरा वाल्मीकि समाज जुड़ा हुआ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से। कहीं पे भी उठाकर देख लीजिए, आगरा में देख लीजिए, हाथरस में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, ऐसा कौन सा ज़िला होगा, ऐसा कौन सा स्टेट होगा जहाँ वाल्मीकि समाज हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से नहीं जुड़ा होगा। और भाई हमेशा यही कहते हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ने आए हैं, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। भाई ने आज तक किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया किसी के प्रति नहीं रखी है। हमेशा समाज से यही कहते हैं, समाज के युवाओं से कहते हैं कि आप हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ें और हम आपके साथ हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम आपके साथ हैं। आने वाले समय में आपको खुद की लड़ाई लड़नी होगी, हमारे इशारे से आपको लड़ाई लड़नी हुई है। भाई का एक मुहिम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश से, जो ग्वालियर के एक अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति जो अपने आप को एडवोकेट बताते हैं, वो कहते हैं कि हम बाबा साहब का नाम ख़त्म कर देंगे और संविधान से उनका नाम हटा देंगे। एक बात बता दें, ऐसे मिश्रा जाने कितने पैदा हुए देश के अंदर। अनिल मिश्रा जो जिस तरीके से अनाप शनाप संविधान की कुर्सी पर परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कानूनी व्यवस्था बनाई, लोकतांत्रिक बनाया, उस लोकतांत्रिक और कानूनी व्यवस्था से वो गधा अनिल मिश्रा एक वकील बना। अगर उस कानूनी व्यवस्था से अगर वो कानूनी भाषा नहीं समझता है तो वो भी बाबा साहब की बनी हुई है, तो उससे ज़्यादा बड़ा गधा कोई नहीं है। और रही बात, वो कह रहा कि संविधान मिटा देंगे या बाबा साहब का नाम निशान मिटा देंगे, तो बाबा साहब का नाम मिटाने से और संविधान ख़त्म करने से उससे पहले वो व्यक्ति खुद नष्ट हो जाएगा। हमारे सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने अभी एक बाबा अनाप शनाप बोल रहा था, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाया, वो भी मुकदमा लिखा गया, वो भी माफ़ी मांग रहा है। और आने वाले समय पर अनिल मिश्रा को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर उसने माफ़ी भी मांगी थी। और इस तरीके से अगर भौंक रहा है, उसके बाप में भी दम नहीं है अनिल मिश्रा के में और ना अनिल मिश्रा में। अनिल मिश्रा कहते हैं कि संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूपी से करना चाहता हूँ सोनू जी, अगर संविधान बाबा साहब ने लिखा तो संविधान लिखा किसने? और संविधान की अगर कोई तुम कोर कमेटी देख लीजिए,
जिसमें वो दावा ठोक रहे हैं कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा। तो उस कोर कमेटी में बी.एन. राव का कोई तालमेल नहीं है, उस कमेटी में कोई उनका नाम नहीं है। और संविधान अगर वो ही लिखते होते तो ये ब्राह्मण जाति समाज के लोगों ने जाति का उत्पन्न क्यों किया? जातियों में हर समाज 6743 जातियों को बांटने का काम किया। अगर वो बी.एन. राव ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर वो अनिल मिश्रा का दावा है कि वो संविधान निर्माता, तो संविधान 75 साल पहले भी लिख सकते थे। वो बाबा साहब का जन्म होने से पहले भी तो लिख सकते थे। नहीं, क्योंकि सिर्फ वो सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव बाबा साहब के हमेशा सपोर्ट में रहते थे, उनके साथ रहते थे, उल्टे बाबा साहब से सीखते थे कि कौन सी कानूनी क्या कैसी धारा है। बाबा साहब उन्हें खुद समझ आते थे, खुद बताते थे ये सारी चीज़ें। अगर संविधान लिखने वाला व्यक्ति बाबा साहब की तरह चमक जाता है, और बाबा साहब चमक गए थे, क्यों आर्टिकल में अच्छी तरीके से धाराएं दी गई हैं, तो वो खुद वहाँ साबित हो जाते। देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो भी कहते थे कि बी.एन. राव ने लिखा है, जबकि बाबा साहब ने खुद सुपुर्द किया है संविधान। अच्छा, कभी कभार सवाल ये उठाए जाते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर ब्राह्मण समाज से होते तो ये ब्राह्मण कभी उनका विरोधी नहीं करते। देखिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अगर ब्राह्मण जाति से होते तो एक बात बता दीजिए, बाबा साहब की जो दूसरी धर्मपत्नियां थी, दूसरी जो धर्मपत्नी थी वो भी तो ब्राह्मण समाज से थी। उन्होंने बाबा साहब को अच्छी तरीके से जाना, परखा, और बाबा साहब को अपना समझ करके उनसे शादी की। शादी करने के बाद बाबा साहब को सिर्फ यही सलाह देती रही कि आप इस देश के अंदर रहने वाले दबे कुचले शोषित वंचित अल्प समुदाय के लोगों को हमेशा लीडर इनके हित में कार्य करेंगे, और इनको एक ऐसा मजबूत यंत्र देने का काम करेंगे जिससे ये अपनी बराबरी कर सकें, अपने हक अधिकार को पहचान सकें, अपने मकान, कपड़े लत्ते हर प्रकार से मजबूत हो सकें, धन से मजबूत हो सकें। वो ये ब्राह्मण समाज के जो हमारी माता थी, उन्होंने खुद बाबा साहब को इस तरीके से कहा, और बाबा साहब ने उसी आइडियोलॉजी पर काम किया। और आज देश के अंदर एक मजबूत यंत्र दे करके जो संविधान है हमारा यंत्र है, उसको मजबूती सभी को बराबर का सम्मान दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या जाटव हो या बनिया हो या शूद्र में जितने भी 6743 जातियाँ आती उन्हीं को सभी को एक समान का बराबर का दर्जा दी। हाँ, इस जगह पर अगर कोई अन्य समाज का व्यक्ति होता तो वो सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देता, क्योंकि बरसों से ये 66। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे बाबा साहब जी चाहते थे हमारे मिशन जब पूरा होगा जब हमारे दलित समाज के व्यक्ति पार्लियामेंट में जाएंगे, और उसी रास्ते पर चलकर मान्यवर काशीराम जी ने ये मुहिम चलाई, तो बहन कुमारी मायावती जी इस मुहिम को क्यों नहीं चला रही? देखिए, इस बात को सोनी जी आपने बहुत अच्छी तरीके से रखा, मैं बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने इशारा किया था कि मेरे दिए हुए संविधान से, दिए हुए अधिकार से आप मजबूत होंगे। सर्वप्रथम आप शिक्षा की ओर जाएं, और शिक्षा की ओर जा कर के आप अपने अधिकार को पहचानने का काम करें। जब सारे लोगों ने बाबा साहब के दिए संविधान से अधिकार से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक नौकरी में अपनी भागीदारी निभाई। नौकरी पाने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमें इस देश के अंदर इस सत्ता में काबिज कैसे होना है, तो मानवर काशीराम साहब ने अपनी प्रोफेसर की पद को छोड़ करके, मास्टरी लाइन को छोड़ करके, उन्होंने देखा कि हमारे समाज की कोई आवाज़ नहीं उठाता, ऐसा दलित समाज में कोई नेता पैदा नहीं हुआ तो हमारी समाज की आवाज़ उठा सके, क्योंकि तमाम कीड़े मकोड़ों की तरह हमारा समाज पीड़ित था। बाबा साहब ने उस आइडियोलॉजी पे काम करके, मानवर काशीराम साहब ने आइडियोलॉजी पे काम किया। राजनीति क्षेत्र में जब बाबा मानवर काशीराम साहब ने उन्हें मजबूत करने का काम किया, तो उसी प्रकार से हमारे बहुजन समाज के मानवर काशीराम साहब जी के बाद देश की जो आर्यन लेडी के नाम से जानी जाती है हमारी आदर्श लीडर नेता माननीय बहन जी ने उस आइडियोलॉजी पे काम कुछ समय तक किया, जब तक हमारे महापुरुष जिंदा थे, मानवर काशीराम साहब जिंदा थे। 2007 में सरकार बनाने के बाद बहन जी ने मिशन से भटक गई, सिर्फ एक पूंजीपाती की तरफ लग गई थी। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर बहन जी स्पष्ट रूप से अगर 2007 के बाद सरकार बनने के बाद 2012 तक रही, और 2012 तक अगर वो सही आइडियोलॉजी पे अगर काम करती तो देश के अंदर चौथी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद
कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती और आने वाले समय पर देश की प्रधानमंत्री के गद पे माननीय बहन जी बैठ सकती थी। अगर बहन जी को अगर सत्ता काबिज करनी है, मैं इस मीडिया के यूपी लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर बहन जी को उत्तर प्रदेश की अगर सीएम की कुर्सी पे बैठना है, ये तमाम जो दल हैं वो कोई साथ नहीं देगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी साथ देगी, समय समय पे जब साथ दिया वो उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम किया, इसलिए उन्होंने साथ दिया। अगर साथ कोई देगा तो आप सभी के हम बता रहे हैं वही भतीजा साथ देगा, वही भाई साथ देगा जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। अगर उनसे बहन जी सिर्फ एक आवाज़ करें कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा भतीजा चंद्रशेखर आज़ाद, आओ और पार्टी संभाल। पद नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ ये कहें आओ और पार्टी संभाल लें। चाहे बूथ पे लगा दो, चाहे सेक्टर पे लगा दो, चाहे किसी ज़िले में लगा दो, भाई को सिर्फ एक बार आह्वान करें। और भाई तो आना चाहते हैं, कौन कह रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आना चाहते हैं? भाई आना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। अगर उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो नहीं लेना चाहती हैं और उन्हें नहीं करनी, तो 2027 में दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता आ जाए स्टाम्प पैड पर लिख के दे दूँगा बीजेपी सरकार बननी है। इस बात को मैं दावे से कह दूँगा। क्यों कह दूँगा? बीजेपी सरकार कैसे जाएगी फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंडिया गठबंधन बना था और एनडीए गठबंधन बना था। जो बिहार इंडिया गठबंधन में फूट डल गई होगी। इंडिया गठबंधन में फूट इसलिए डल गई कि सब लोग चाहते हैं कि मैं कुर्सी संभालूं, और इंडिया गठबंधन में मान जी बहन जी को नहीं बुलाया गया, तो लोग उससे और ज़्यादा हो गए। अब की बार जो बिहार में चुनाव हुआ, सबको सबक सिखा दिया बिहार वालों ने। एनडीए की सरकार बना दी। क्यों बना दी? कि वहाँ कोई पोलिंग बूथ ही नहीं समझ नहीं आया, मशीनें पलापल अपने आप चल रही हैं। 202 सीटों की जीत हो रही है, और जो व्यक्ति वहाँ दावा ठोक रहा है नीतीश कुमार, उसकी सरकार बन रही है। और जो सबसे ज़्यादा दावा ठोक रहा है तेजस्वी यादव, उसकी मात्र 37 सीट रह रही हैं। तो सबसे ज़्यादा घपलाबाजी ईवीएम भी करती है। क्योंकि हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर सारे दल, राजनीति पार्टी जितने भी दल हैं, अगर एक साथ होकर के अगर ईवीएम के खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करें, चुनाव आयोग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करें, तो मैं बता दे रहा हूँ कि पूर्व में जो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे, वो वर्तमान में भी 2027 में चुनाव और 2026 में होंगे। क्योंकि वर्तमान समय में देख लीजिए, जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। बैलेट पेपर से जिला पंचायत कोई आम चुनाव नहीं है, फिर भी लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराते, उतना खर्चा उसमें भी आता है। तो क्यों ना ये विधानसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, निर्वाचन आयोग से यही मांग करते हैं कि आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करें। जितनी भी जो पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि हमारी ईवीएम में गड़बड़ी है फलान, तो सबको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अगर बीजेपी का कोर वोट होगा तो बीजेपी को मोहर लगा के देगा बैलेट पेपर से, बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट होगा तो बैलेट पेपर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हाथी के चिन्ह पर लगाएगा, अगर आज़ाद समाज पार्टी का कोर वोट होगा तो केतलीवाड़ी वाले चिन्ह पर मोहर लगा के देगा। अच्छा, क्या लगता है बहन जी चंद्रशेखर भाई को आशीर्वाद देंगी? देखिए, तमाम प्रयास किए हैं और भाई प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह सभी घटना स्थलों पे पहुंचते हैं। अगर वो ना पहुंच पाए समय से तो उनके सिपाही, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, हम जैसे भाई नीला गमछा डाल करके, चाहे वो किसी धर्म जाति की पीड़ा हो, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी जाति से, क्या हमें जाति से मतलब नहीं, सिर्फ हम अपने मानवता भाईचारे के नाते से वहाँ जा कर के उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। शासन प्रशासन की आँख में आँख डाल करके उनसे ये कहते हैं कि ये पीड़ा है, ये पीड़ित हैं, इनकी आवाज़ सुनी जाए, इन जो अपराधी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग धरने पे बैठे न्याय मांगना जानते हैं हर तरीके से। क्या लगता है आपको चंद्रशेखर भाई आशीर्वाद देंगे? देखिए, आशीर्वाद आज ही नहीं, 2017 में भी भाई ने आशीर्वाद दिया था। मंच से बुला करके संचालक महोदय के रूप में भाई ने मुझे महाविधानसभा के अंदर बुला करके खुद आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आने वाले समय पर मेरा भाई नेतागिरी करेगा, और नेतागिरी तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। अगर भाई आशीर्वाद देंगे तब भी पार्टी में हूँ, और आशीर्वाद नहीं देंगे तब भी अपने भाई को आदर्श नेता मान करके फिर भी पार्टी में काम करूँगा। पहले मैं देखते थे आप जोश तोश में काम करते थे, अब बहुत स्लो काम हो रहा है। देखिए सोनू भाई, चुनाव का दौर है, सारी जातियाँ के लोग 47 वार्ड एक सुरक्षित सीट है और अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाई ने सख्त आदेश किया है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग अपनी समाज की पीड़ा को समझना चाहते हैं और राजनीति में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो लोग किसी के ऊपर गलत तरीके से गलत टिप्पणियां ना करें, किसी के खिलाफ गलत पोस्ट ना डालें, किसी जाति धर्म के ऊपर या देवी देवताओं के ऊपर गलत पोस्ट ना करें। अगर कोई वास्तविक अगर चीज़ है
तो थाने में जाकर के सिर्फ उसके खिलाफ एक तहरीर दे करके कानूनी कार्रवाई कराएं, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप बोलें। क्योंकि पार्टी भी एक महापुरुषों की पार्टी है, मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में उनके आदर्श पे बनाई गई आज़ाद समाज पार्टी। इसलिए बनाई गई क्योंकि वोट की ज़रूरत हमेशा है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अगर सत्ता में हमें मजबूत होना है तो हमें हर व्यक्ति, हर जाति धर्म के लोगों से तालमेल रखना होगा और वोट भी जरूर। अच्छा, मान्यवर काशीराम जी एक बात कहते थे, अगर आपको चुनावी मैदान में अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, पार्लियामेंट तक जाना है, तो आपको रूढ़िवादी परंपरा और मनुवादी परंपरा से दूर रहना पड़ेगा और आपको SC ST OBC को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बहन जी ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? SC ST को साथ ना लेने की बजाय बहन जी रूढ़िवादी परंपरा को साथ लेकर चल रही हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ समय तक माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम साहब के दिशा निर्देश पर, उनके आइडियोलॉजी पर काम किया था, पर समय ऐसा आने के कारण जो पार्टी के उनके BSP में रहे नेताओं ने उन्हें मिशन से अलग किया है। और पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी, वो ये कहते हैं कि माननीय बहन जी मिशन से भटक चुकी हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि जब मैंने पार्टी में काम किया तो पार्टी में नेता भी भटक चुके हैं और पार्टी में पदाधिकारी भी भटक चुके हैं। फूट भी डली हुई है BSP और BSP में इतनी फूट डली है जिसकी कोई कहनी नहीं है। नीचे स्तर से लेके जाइए, ऊपर स्तर तक देख लीजिए, सब ये कहते हैं कि ये होना चाहिए। किस चीज़ की लड़ाई होती है उनमें? हमेशा लड़ाई तो ये होती है कि हमें पद मिल जाए। अच्छा, पद के पीछे लड़ाई होती है, और ज़्यादातर ऊपर लेवल पे देखा जाए तो धन की लड़ाई होती है। अच्छा। और धन हर तरीके से आदमी समझ चुका है। अगर हमारे जैसा कोई गरीब बेटा अगर चुनाव लड़ने आएगा तो BSP से टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर माननीय बहन जी अगर हम जैसे बेटाओं को अगर चुनाव लड़ाए तो देश की और बहुजन समाज पार्टी की रुख बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं और समाज को जोड़ना जानते हैं, ना कि हम सोशल मीडिया पे उन्हें गलियारा चाहते हैं। हम नहीं गलियाना चाहते, क्योंकि हम समाज में और BSP में सिर्फ एक ही कमी है, BSP में अगर दलितों के ऊपर कोई शोषण होता है, उनके नेता समय से नहीं पहुंचते हैं, इसलिए समाज में फूटन पड़ी रखी है। अगर भीम आर्मी और BSP एक हो गई भविष्य में कभी, तो क्या होगा? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद और माननीय बहन जी अगर एक होते हैं तो हम सब एक हैं, पूरा बहुजन समाज बड़े तादाद में एक रहेगा, सरकार बन जाएगी। सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो बहन जी ने सोचा नहीं होगा, 2027 में 2007 का इतिहास दोहराने का काम करेंगे हम लोग। BJP हट जाएगी। BJP हम ये कह रहे हैं उसका नामो निशान खत्म किया जाएगा पूरे भारत से नामो निशान किया जाएगा। बिहार में तो पार्टी जीत गई। नहीं, बिहार में पार्टी जीती, उनकी कमियां हैं। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने GDA का गठबंधन करके OBC से और अपनी जनता पार्टी से देख करके वहाँ 6 प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। वहाँ हमारा भी तो वोट 1,42,000 से हमने पहली बार वहाँ चुनाव लड़ा, तब हम इतना वोट लेके आए और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके लेके आए हम सारी मजबूती से। पूरे भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर के OBC जी के साथ मिल करके वह सारे प्रत्याशियों को मजबूती से जिताने का अगर मुस्लिम समुदाय के OWैसी और चंद्रशेखर भाई और मायावती जी अगर ये तीनों एक हो जाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रणनीति में, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं बचा मेरे। क्यों नहीं बचा? कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से BJP हटे। BJP हमेशा शिक्षा को लेकर के ख़त्म कर रही है। सरकारी जितने भी सरकारी कोटे उनको ख़त्म करने के, उनको प्राइवेट कर दिया। नौकरियां जितनी थी 60-60 साल की, 50-50 साल की, उनको साले 4-4 साल की कर दी उन्होंने। जितने भी अधिकार बहुजनों के थे सारे भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जड़ से ख़त्म करने का काम कर रही हैं। और संविधान को धीरे धीरे वो भी उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें भी कानून को इधर उधर बदलने का काम कर रहे हैं। अगर हम एक नहीं हुए, माननीय बहन जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी बहुजन नेता हैं, अगर ये एक नहीं हुए तो बता दे रहे कल बहन जी चली जाएंगे। वो भी उन्हें समय है, जितने कल हम भी चले जाएंगे देश छोड़ करके, भारत छोड़ करके, हमारा भी समय अंत होना है। यहाँ लड़ाई लड़ेगा कौन? इसलिए मैं सभी बहुजन नेताओं से कहते हैं, अगर आने वाली पीढ़ियों का अगर वर्चस्व बचाना है और उन्हें ज़िंदा रखना है तो सारे नेता एकजुट होकर के
बहन जी भी एकजुट होकर के, चंद्रशेखर भी एकजुट होकर के और तमाम दल हैं वो भी एकजुट होकर के इस देश की राजनीति को बचाने का काम करें, इस देश के बहुजनों के अधिकार को बचाने का काम करें, इस देश के महापुरुषों का इतिहास बचाने का काम करें, इस देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों पर हुए शोषण अत्याचार को बचाने का काम करें। अच्छा, वार्ड नंबर 47 से जहां आपका क्षेत्र है वहाँ से क्या लगता है, आपको उम्मीद है बुजुर्गों का और भाइयों का आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए सोनू जी, वार्ड नंबर 47 में मैं जिला पंचायत की तैयारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी से कर रहा हूँ और सबको पता है, मैंने अपना परिवार छोड़ कर के, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अपने परिवार को छोड़ कर के किसी हालत में पड़ा हो, मैंने अपने परिवार को छोड़ कर के, अगर मुझे पता चल गया कि हमारे क्षेत्र में फलाने समुदाय के लोगों द्वारा बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैंने कभी आय ना देखा ना कभी बाय देखा कि मुझे कौन मार देगा, कौन क्या कर देगा। हमेशा बड़े एम्बुलेंस की तेज़ रफ्तार में जाकर के अपने लोगों की समस्या सुनी। मैंने उनसे कोई धन की आपत्ति नहीं की, ना ही उनसे कोई पैसा लिया, ना ही कुछ लिया। तन से जितना मुझसे सहयोग हुआ, थाने से लेकर के कोर्ट अदालत तक मैं स्वयं गया, अपने लोगों की समस्या सुनी, थाने तक गया, थानेदार को समस्या सुनाई, सीओ को समस्या सुनाई, एसएसपी साहब को समस्या सुनाई और कहा कि हर संभव हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय मिला, पूरा परिवार जानता है, पूरा समाज जानता है 47 वार्ड, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। मैंने क्षेत्र में जब घुसा, जब मेरी पोस्ट सोशल मीडिया पे गिरी तो तमाम हमारे बहुजन समाज के कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बीएसपी वालों के तमाम कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के भी लोग, भीम आर्मी, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा बहुत अच्छा रहा आपने 47 वार्ड में आकर के जिला पंचायत की जो घोषणा की है, हर संभव हम लोग एकजुट होकर के समान सीट से आपको जिताने का काम करेंगे और एक एक वोट देकर के आपको मजबूत करने का काम करेंगे। पर उन्होंने ये कहा कि कभी आप औरों की तरह मुड़ तो नहीं जाओगे, जो लोग बदल तो नहीं जाओगे। तो हमने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, मैं आपका बेटा हूँ और जाटव समाज से आता हूँ, बहुजन समाज का चिराग हूँ, महापुरुषों का मेरे अंदर खून भरा हुआ है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बदलना क्या होता है, मैंने हमेशा ये सोचा कि हम अपने लोगों को आगे तक कैसे ले जाएं। और जब मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने अगर मुझे इस लायक किया है, मेरे माँ ने अगर मुझे जन्म दिया इस लायक, तो हमने हमेशा यही कहा है कि मुझे जीतने के बाद आपकी हर संभव समस्या को सुना जाएगा और हर संभव आपकी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। जैसे आज खड़ा हूँ तैसे आगे भी खड़ा रहूँ। आप वोट दो या मत दो, जिताओ या मत जिताओ, मैं जैसा था वैसा ही आपके साथ लगा रहूँगा निरंतर। चाहे मुझे कितना भी कोई परेशान करता रहे या मुझे धमकियाँ देता रहे या मुझे कुछ भी कहता रहे, फिर भी मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति मेरी सिर्फ यही है, सभी जनता जनार्दन 47 वार्ड के सभी बहुजन, सभी सामान्य वर्ग के लोगों के, सभी माता बहना बुजुर्गों, युवा साथियों से सिर्फ मेरा हाथ जोड़ करके यही अपील है कि आपके क्षेत्र में जो तमाम वर्षों से सभी सामंतवादियों ने वोट लिया, जीतने के बाद वो कभी लौट के वापस नहीं आए। मेरा सभी जनता वोटरों से यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप अपने बेटे को एक बार मौका दें और जिताएं। मैं वार्ड नंबर 47 से अगर आप मुझे जिता करके और मजबूत करके भेजते हैं तो मैं आपको हर संभव मदद करता हूं, क्योंकि मैं कोई हनुमान तो हूँ नहीं जो सीना फाड़ के दिखा दूं। और ये काल्पनिक बातें हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने सीना फाड़ा या नहीं फाड़ा, इस बात को मुझे भी स्पष्ट रूप से नहीं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो महापुरुष हैं जो भी हैं। मैं अपनी जनता से इतना कहता हूँ कि मैं अपना सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, पर इतना ज़रूर है, अगर मुझे सामंतवादी अगर मुझे कार्य नहीं देंगे करने के लिए, फिर भी मैं अपने तरीके से अपना कार्य करूँगा क्षेत्र के अंदर और मजबूती से अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। ये मेरा सभी से हाथ जोड़ के इसलिए अपील करता हूँ, उनके चरणों छू करके अपील करता हूँ, एक बार जिताएं और मजबूत करें। फिर हम आपको समय से बताएंगे कि आने वाले समय में कैसे कार्य होते हैं और कैसे क्यों होते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ पैसे से वकालत भी कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कौन क्या अधिकार है, कहाँ कहाँ क्या हमारे बहुजनों को अधिकार मिलेंगे, किस जगह पे कहाँ लड़ाई होनी है और कहाँ हमें कानून की ताकत से लड़ाई लड़नी है, क्या करना है। वो अपने बहुजन समाज के सभी साथियों को, माता बहना बुजुर्गों को हर संभव बताने का काम करेंगे। तो साथियों, ये थे, बहुत लंबी चर्चा चली। सम्राट देवेश बौद्ध भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी से युवा नेता हैं। इन्होंने जो बात रखी आप लोगों के सामने, वार्ड नंबर 47 से ये प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखते हैं
जनता का सपोर्ट और जनता का आशीर्वाद अगर मिला तो ये आपके लिए हर संभव मदद करेंगे। आप लोग देख रहे थे यूपी लाइव।